एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पे एनसीईआरटी कंक्लूजन में। आज का हमारा टॉपिक है पादपों में जनन के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। आज है हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उसी के साथ सेशन को चालू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है पादपों में जनन। हेडिंग डालिए आप, पादपों में जनन। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी कंक्लूजन में एक एक लाइन आपको यहाँ पे डिफाइन की जाएगी अच्छी तरह से। तो आइए सेशन को चालू करते हैं। और आज का हमारा पहला टॉपिक आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं पादपों में जनन को। तो सबसे पहले अपन यहाँ लिखेंगे जनन के बारे में कुछ डेफिनेशंस है, उनको समझने का लिखने का एक प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं जनन क्या है। माता पिता से संतति का जन्म होना जनन कहलाता है। तो लिखिए डेफिनेशन लिखिए, माता पिता से संतति का जन्म क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ठीक है, माता पिता से संतति का जन्म क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अगला सवाल हमारे दिमाग में आता है, जनन क्यों आवश्यक है? जनन क्यों आवश्यक है? तो लिखिए अपने वंश या अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए, अपने वंश या प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए जंतुओं और पादपों द्वारा, देखिए अपने वंश या प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए जंतुओं या पादपों के लिए जनन आवश्यक है। ठीक है, तो यही हमने पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक था पादपों में जनन के बारे में। तो सबसे पहले अपन ने लिखा जनन की डेफिनेशन, माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। पहली लाइन आपको समझ में आ चुकी है, संतति अर्थात संतान। ठीक है, अपने वंश तो जनन क्यों आवश्यक है यह हमने बता दिया। अपने वंश प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए जंतुओं और पादपों के लिए जनन आवश्यक है। ठीक है, दोनों बातें आपसे क्लियर हो चुकी है। अब ये बात लिखने का प्रयास कीजिए। आइए देखिए, तो अब आप हेडिंग डालिए, पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है। पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है। तो देखो, लेकिन उससे पहले अपन एक चीज पढ़ेंगे जिनको क्या बोला जाता है, कायिक अंग किन्हें कहा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले कायिक अंग किसे कहा जाता है? कायिक अंग लिखिए, तना, मूल और पत्ती। तना, मूल और पत्ती, यह तीनों क्या कहलाते हैं? यह तीनों कायिक अंग कहलाते हैं। तभी तो जैसे ही मैं आपको जनन की विधियां पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको डायरेक्ट वर्ड बोलूंगा कायिक अंग। तो कायिक अंग से आप समझना है क्या हो सकता है? तना हो सकता है, मूल हो सकता है, पत्ती। तो आपसे कोई भी पूछे कायिक अंग क्या होते हैं तो अपन बताएंगे तना, मूल, पत्ती क्या होते हैं? कायिक अंग होते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। तो अपन ने हेडिंग डाली थी, पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है। ठीक है, तो देखो जनन है ना, जनन हमेशा क्या होगा? दो प्रकार से होगा। जनन क्या होगा? दो प्रकार से होगा। एक होगा अलैंगिक जनन, एक होगा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होगा? इसमें बीजों और बीजाणुओं का बिना उपयोग करे नए पादप उगाए जाएंगे। वह कौन सा जनन होगा? वह अलैंगिक जनन होगा। और लैंगिक जनन अपन आगे पढ़ेंगे जब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालिए आप। तो विभिन्न विधियां अपन पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको क्या है नोट डाल के लिखनी है। क्या इंपॉर्टेंट बात है? देखो, पादपों में जनन अंग या जनन अंग का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो लिखिए पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। तो लिखिए पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प ही पादपों के जनन अंग होते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है।
और आपसे पूछी जाती है। पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं, तो आपसे से पूछ सकता है पादपों में जनन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? पुष्प के द्वारा किया जाता है। और पुष्प ही पादपों के जनन अंग कौन होते हैं? पुष्प होते हैं। दोनों सवाल यहाँ से क्लियर हो चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, लिखिए। अब बात करेंगे, जैसे कोई किसी पुष्प में क्या हो सकता है? केवल केवल एक नर जनन अंग हो सकता है, केवल एक नर जनन अंग, केवल एक मादा जनन अंग, या दोनों हो सकते हैं। तो इसकी एक लाइन लिखिए आप जल्दी फटाफट से। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। इस लाइन को आप इस लाइन के नीचे ही लिख लेना, जो मैंने आपको बोली है वह यहाँ पे समझा दी गई है। तो आज का हमारा टॉपिक था पादपों में जनन। तो सबसे पहले अपन ने जनन को पढ़ा, माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। जनन क्यों आवश्यक है इसके बारे में अपन ने इस लाइन में बताया। अपने वंश प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए और पादपों के लिए जनन आवश्यक है। फिर अपन ने उनकी क्या पढ़े थे? जनन की विधियां पढ़ने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले अपन ने एक वर्ड को यहाँ पे समझाने का प्रयास करा। वह कौन सा वर्ड था? कायिक अंग था। और फिर अपन ने नोट डाल के बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताई, पादपों में जनन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है और पादपों में जनन अंग कौन होते हैं। ठीक है, पुष्प के बारे में आपको बताया। पुष्प में नर जनन अंग हो सकता है, एकमात्र मादा जनन हो सकता है, या एक ही पुष्प में दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो अब देखिए आप आगे इसको नोट कर दें, स्क्रीनशॉट लेना, बाद में लिखना है, जो साथ में उनका धन्यवाद। ठीक है, आइए अब आप हेडिंग डालिए। जनन दो प्रकार से हो सकता है। जनन दो प्रकार से हो सकता है। कौन कौन सा? अभी आपको बताया था। देखिए पहला अलैंगिक जनन। तो आपने डाल लिया जनन दो प्रकार से हो सकता है। पहला कौन सा आएगा? जिसमें अलैंगिक जनन। ठीक है, पहला आ गया इसमें अलैंगिक जनन। आइए इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। अलैंगिक जनन में वही डेफिनेशन जो मैं भी आपको 5 मिनट पहले बताई गई थी। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों और अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों और बीजाणुओं के बिना उपयोग के उगाए जाते हैं। कौन सा जनन कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे अलैंगिक जनन की परिभाषा, जो आपको याद रहनी चाहिए। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों और बीजाणुओं के बिना उपयोग के उगाए जाते हैं। अर्थात अलैंगिक जनन में ना तो बीजों का उपयोग होता है, ना कोई बीजाणुओं का उपयोग होता है। ठीक है, अब बात करेंगे, ये तो हुई इसकी मेन हेडिंग, अलैंगिक जनन। इसी में आप सब हेडिंग डालिए और पहला पॉइंट लगाइए, इसका नाम है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक वर्ड बताया था, कायिक अंग। उसी से यह क्या होगा? रिलेट करेगा। तो यहाँ से आप कायिक अंग से क्या याद रखेंगे? कायिक प्रवर्धन। पहली लाइन लिखिए, यह एक अलैंगिक जनन है। यह एक अलैंगिक जनन है। कौन सा? कायिक प्रवर्धन। यह एक अलैंगिक जनन है। ठीक है, जिसमें अब इसमें क्या होगा? जिसमें किसी कायिक अंग द्वारा नए पादप का निर्माण किया जाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अगर आपको पता है कायिक अंग क्या होते हैं, तो आपके लिए ये लाइन बिल्कुल इजी लाइन हो चुकी है। कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात अपन ने पढ़ा, अलैंगिक जनन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फिर अपन ने उसमें सब हेडिंग पढ़ी, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, यह एक अलैंगिक जनन का उदाहरण है। फिर अपन ने पढ़ा कायिक जनन को किससे कोरिलेट करा अपन ने? कायिक अंगों से, जिसमें किसी कायिक अंग द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। कायिक अंग कौन कौन से बताए थे आपको? फिर एक बार रिवाइज करिए आप। तना, मूल, पत्ते। ठीक है, इसमें क्या होगा? जैसे सबसे इजी एग्जांपल इसमें आपने घर में देखा होगा। घर में क्या देखे होंगे?
आलू देखे होंगे, आप मार्केट से लाते हैं फ्रेश आलू, लेकिन अगर वह घर में 7-8 दिन रखे रहते हैं हमारे, तो उनमें क्या होता है, आलूओं के, जैसे ये आलू है तो इसके साइड में छोटे छोटे भाग उग जाते हैं, तो वह किसका उदाहरण है, क्योंकि आलू क्या है, आलू खुद एक क्या है, तना है। ठीक है, आलू क्या है, तना है, तो तना मतलब कायिक अंग है, तो कायिक अंग में क्या हो गया, कायिक अंग द्वारा क्या हो गया, एक नए पादप का क्या हो गया, निर्माण हो गया, तो यही क्या कहलाता है, यही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो उदाहरण लिखिए आप आलू, उदाहरण लिखिए आप आलू, और लिखिए बायोफिल्म की पत्तियां, बायोफिल्म की पत्तियों से भी क्या होता है, बायोफिल्म की पत्तियों से भी नए पादप का निर्माण होता है। तो पहला एग्जांपल लिखिए आलू, दूसरा लिखिए बायोफिल्म की पत्तियां। और ये एनसीईआरटी के जितने भी एग्जांपल है ना, उनको तो आप लोग अपनी बुक में लिख ही लेंगे, चाहे और कुछ याद करें या नहीं करें। बायोफिल्म की पत्तियां और बायोफिल्म की पत्तियां, ठीक है। आलू जैसे इसी के सिमिलर, आलू के सिमिलर क्या हो गया, अदरक हो गई, गुलाब हो गया, आदि। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। अब बात करेंगे अपन आगे। एक वर्ड लिखिए आप पर्व संधि, एक वर्ड लिखिए आप पर्व संधि। तने या शाखा, तने या शाखा का वह भाग, तने या शाखा का वह भाग जहां से क्या होता है, पत्ती निकलती है, तने या शाखा का वह भाग जहां से पत्ती निकलती है, क्या कहलाता है, पर्व संधि कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो पहला अपन ने क्या पढ़ा, एनालॉगिक जनन में कायिक प्रवर्धन, पहला यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी है। ये पहला पॉइंट लिखना है, एनालॉगिक जनन क्या होता है लिखना है, एग्जांपल लिखना है और चीजों को समझना है, पर्व संधि लिखना है। ठीक है, रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेशन समझ में आ रहा है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल ऐसे पढ़ते रहिए, एग्जाम में बिल्कुल आपको जहाँ से हूबहू चीजें मिलती है, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स जैसे लिखाए जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार बनाने का प्रयास करें, पीडीएफ पे ध्यान ना दें, खुद अपने हाथों से मेहनत करें। ठीक है, तो एलैंगिक जनन में पहला अपन ने क्या पढ़ा, कायिक प्रवर्धन। फिर नंबर 2 पॉइंट आता है हमारे पास, मुकुलन। नंबर 2 हेडिंग डालिए आप, मुकुलन। मुकुलन में सबसे पहली बात आप क्या लिखेंगे, यह एक अलैंगिक जनन का उदाहरण है, यह एक अलैंगिक जनन का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो मुकुलन में हमने सबसे पहले क्या लिखा, यह एक अलैंगिक जनन का उदाहरण है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे अपन ने श्वसन का चैप्टर पढ़ा था, उसमें अपन ने एक ईस्ट की भी बात करी थी। ईस्ट के बारे में आपको क्या बताया था, ईस्ट क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, ईस्ट क्या है, एक कोशिकीय जीव है, जो कौन सा श्वसन करते हैं, अवायवीय श्वसन करते हैं। ठीक है, तो एक ईस्ट क्या है, एक कोशिकीय जीव है जो क्या करते हैं, अवायवीय श्वसन करते हैं। तो देखो ईस्ट का एग्जांपल लेकर अपन किसको समझेंगे, मुकुलन को समझेंगे। तो ईस्ट के बारे में यहाँ तक लिख लिया, तो पहली लाइन लिखिए, हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। पहली लाइन यहाँ से लिखी आपने, इसके लिखिए, देखो यदि ईस्ट को क्या है, पर्याप्त भोजन, ईस्ट को अगर क्या है, पर्याप्त भोजन और अनुकूल पर्यावरण, ईस्ट को अगर पर्याप्त भोजन और अनुकूल पर्यावरण अगर प्राप्त होता है, तो ईस्ट क्या है, तेजी से क्या करते हैं, गुणन करते हैं। गुणन अर्थात क्या करते हैं, जनन करते हैं, और जनन करके क्या बनाते हैं, एक नया पादप का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। अब ईस्ट का एक एग्जांपल लेने के लिए देखो अपन क्या करेंगे, ईस्ट पाउडर लेंगे, क्या करेंगे, ईस्ट पाउडर लेंगे, इसमें क्या मिला देंगे, वाटर मिला देंगे। ठीक है, और फिर इसमें क्या मिला देंगे अपन, थोड़ी सी शक्कर मिला देंगे, और थोड़ी देर बाद अपन इसको रख देंगे इस घोल को, फिर अपन आगे चेक करेंगे ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, नई ईस्ट कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो यही बताया गया है। तो ईस्ट किसका उदाहरण है, मुकुलन का उदाहरण है। कायिक प्रवर्धन में अपन ने आपको बता दिया, आलू, अदरक, गुलाब और बायोफिल्म की पत्तियां। कायिक कायिक प्रवर्धन में जनन कायिक अंगों द्वारा, मुकुलन में क्या होता है, अलैंगिक जनन है। और ईस्ट का एग्जांपल से आप समझिए। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब अगला आता है हमारे पास खंडन, अगला आता है हमारे पास खंडन। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट इसके भी आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, आइए, बाद में आप इसको स्क्रीनशॉट लेना या धीरे धीरे जैसे भी आपका प्रोवाइड हो सके इसको आप लिखने का प्रयास करें। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बातें लिखाऊंगा मैं आपको, अलैंगिक जनन और ईस्ट के बारे में, जिससे आपको यह याद रहे। नंबर 3 बात, नंबर 3 आता है हमारे पास खंडन। नंबर 3 पॉइंट आता है हमारे पास खंडन। खंडन के पॉइंट लिखिए आप, देखो
यह भी क्या है, एक अलैंगिक जनन है, यह भी एक अलैंगिक जनन है, वही पहले लाइन सेम लिखेंगे, यह भी एक अलैंगिक जनन है। देखो तालाब के ऊपर या सरोवर के ऊपर आपने क्या देखा होगा, हरे रंग की तैरती हुई अवम पंखी देखी होगी, जिसको अपन देसी भाषा में क्या बोलते हैं, काई। क्या बोलते हैं, काई। समझ चुके हैं इसको क्या बोलते हैं, अपन काई बोलते हैं। ठीक है, अवम पंखी आपने क्या हुआ देखा होगा, तालाब के ऊपर तैरती हुई देखी होगी बारिश के मौसम में तो अधिकतर। ठीक है, बारिश के मौसम में आपने तालाब के ऊपर एक हरे रंग की परत बन जाती है, बिल्कुल हरे रंग की परत बन जाती है, या कोई भी गड्ढे में, बड़े गड्ढे में। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अवम पंखी को। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है। तो मुकुलन से अपन किसको याद रखेंगे, ईस्ट को याद रखेंगे। तो खंडन से अपन किसको याद रखेंगे, खंडन से अपन शैवाल को याद रखेंगे। किसको याद रखेंगे, शैवाल को याद रखेंगे। तो लिखिए तीसरा पॉइंट लिखिए आप, खंडन। खंडन में पहली लाइन क्या आएगी, अलैंगिक जनन है। खंडन में पहली लाइन अलैंगिक जनन। नंबर 2 पॉइंट किसके बारे में बताया आपको, शैवाल के बारे में। यहां से आप किसको याद रखेंगे, शैवाल को याद रखेंगे। पॉइंट लिखिए आप, तालाब के ऊपर हरे रंग की तैरती हुई, तालाब के ऊपर हरे रंग की तैरती हुई अवम पक्षी गुच्छे, ये शैवाल होते हैं। जब जल तथा पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, जब शैवालों को क्या होता है, जल तथा पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन करते हैं। खंडन करके क्या करेंगे, यह गुणन करेंगे अर्थात जनन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो चुके होंगे। अब इसका एक एग्जांपल लिखिए, स्पाइरो गायरा। स्पाइरो गायरा, ठीक है, यह एनसीईआरटी का है और पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आता है हमारे पास नंबर चौथा पॉइंट। ये तो हो गए हमारे पास 3 पॉइंट, कौन कौन से पढ़े अलैंगिक जनन में, कायिक प्रवर्धन, मुकुलन और खंडन। अब आता है हमारे पास चौथा पॉइंट, लिखिए बीजाणु। चौथा पॉइंट लिखिए आप, बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण भी एक अलैंगिक जनन है। पहली लाइन लिखिए आप, बीजाणु निर्माण भी क्या है, एक अलैंगिक जनन है। तो देखो बीजाणु जो होता है ना, उसके देखो बीजाणु हाई टेम्परेचर, उच्च तो ताप और उच्च ताप और उच्च ताप और निम्न आर्द्रता, बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता, बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। तो यह पॉइंट लिखिए आप, बीजाणु देखो, बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता, यह दोनों कंडीशन अनुकूल तो हो नहीं सकती किसी के लिए। उच्च ताप है, आर्द्रता निम्न है, तो बीजाणु उच्च ताप व निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। ये पॉइंट आपने लिख लिया। अगला पॉइंट आप लिखिए, ठीक है, इसलिए यह लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं अपन, अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तो यह बीजाणु निर्माण में यह सारे पॉइंट, इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पॉइंट तो क्या है, एक आपको कॉमन बताए गए हैं, मांस व फर्ण के पौधे, मांस व फर्ण के पौधे। ठीक है, यह इसके उदाहरण है। यहाँ तक ये आपने पढ़ा पादप जनन में अलैंगिक जनन, ये सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है, लिखे प्रॉपर नोट्स जिस प्रकार बताए गए हैं, जो भूला गया है उनको अच्छी तरह लिख लेंगे। ऐसे से प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट आप अधिक से अधिक करिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।